सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त गैर मामूली एक न्यूक्लियस की हैसियत इख्तियार कर गए हैं और जो गैर मामूली आमदोरफ्त उनके घर में तमाम कौम ने देखी है, और ये जो ताखीर है ये भी बहुत गैर मामूली है। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर मामूली मुलाकातें, ये गैर मामूली मसरूफियात, और उसके बाद फिर कैबिनेट का इजलास बार बार ऐलान होना, फिर मुलतवी होना, फिर कौमी असम्बली का इजलास ऐलान होना, मुलतवी होना, सेनेट का इजलास ऐलान होना, फिर मुलतवी होना। तो ये सारे के सारे वो सिम्टम्स हैं कि इस निज़ाम के अंदर एक इंतशार है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये जो तबसरे आप सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि वो गालिबन अपनी ज़ाती अना की तस्कीन कर रहे हैं, या वो पुराने बदले ले रहे हैं, या वो कोई चस्का ले रहे हैं, या वो एक गैर मामूली अहमियत उनको हासिल है जिस पोजीशन को वो एंजॉय कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह की फिक्रेबाजी जो है ये फिक्रेबाजी की हद तक ठीक है। इसका समझना ये चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो मेजर स्टेक्स हैं उनकी पॉलिटिक्स के, वो पंजाब में नहीं है। सियासत कोई भी हो आखिरी नतीजे में मुकामी होती है। उनका पावर बेस पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है। तालिबान की तरफ से बहुत दबाव है। पीटीएम को जो बैन किया गया वो एक अलग से बेचैनी वहां मौजूद है। खुद पीटीआई जो है वो अब एक अगर लीडर लेस रहती है तो कुछ लोग वहां भी डिसोल्यूशनड होंगे। याद रहे पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है तो वहां भी लोग डिसोल्यूशनड होंगे पीटीआई के। तो एक फितरी यानी अब अमर है कि मौलाना की नजर उस पर भी है कि वहां से भी अपना एक चंक उठा सकें। पीटीआई के यूथ के नजदीक, पीटीआई के सपोर्ट बेस के नजदीक मौलाना साबित कर रहे हैं कि वो विलन नहीं है। वो ये साबित कर रहे हैं, ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है उनकी कि वो हर तरफ एक अपना पावर बेस को स्ट्रांग कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये गैर मामूली बात है? नहीं, गैर मामूली बात ये नहीं है। आइन में तरमीम कोई छोटी बात नहीं होती। दांतों पसीने आ जाते हैं उन मुल्कों में भी जहां पे जमहूरियत यानी मुकम्मल तौर पे जहां पे मजबूत होती है, वहां भी आइन में तरमीम करवाना कोई सादा मामला नहीं रहता, और खासतौर पे किसी इत्तेहादी हुकूमत के लिए। तो वो मामला यहां पे जरूर है। गैर मामूली जिस चीज ने अलबत्ता इसको बना रखा है वो हमारे यहाँ का यानी पावर जो स्ट्रक्चर का जो निज़ाम है उसने गैर मामूली बना रखा है। मिसाल के तौर पे अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो नेशनल टेलीविजन पे आके प्राइवेट चैनल्स पे उन्होंने जो इल्जामात आयद किए वो अपनी बुनियाद में नहायत संगीन नौयत के इल्जामात हैं जो उन्होंने हुकूमत पे आयद किए, एस्टेब्लिशमेंट पे आयद किए। ये जाहिर है कि सवाल उनसे पूछा भी नहीं गया, ये कोई ज़ेर बहस भी नहीं है कि अगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मैंगल साहब को इतने शिकवे थे और जो कुछ बातें उन्होंने की वो तमाम बातें नशर करने की इजाज़त कैसे दे दी गई? वो तमाम गुफ्तगू नशर हुई और उसके बाद उसका जवाब भी आ गया। तो चीज़ें अपेरेंटली वैसी होती नहीं है जैसी वो एग्जैक्टली नज़र आ रही होती हैं। हाँ, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये जो ताखीर से काम लेना या खड़े हो जाना, मेरा गुमान ये है कि उन पे मुकामी क़यादतों का, अपने हलकों का, पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से जो उनका पावर बेस है उस पावर बेस का मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत दबाव है। और मेरा ये गुमान है कि उसमें इंतहा पसंद लोग भी शामिल हैं। और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में याद रखना चाहिए कि उनके वालिद मुफ्ती महमूद ने आईन पाकिस्तान पे दस्तखत किए थे, और मौलाना फजलुर रहमान वैसे गिले शिकवे करते रहे लेकिन आईन पाकिस्तान की बालादस्ती की बात उन्होंने हमेशा की है, और मौजूदा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन्होंने हर मसले को हल करने की तजवीज़ भी पेश की है, जदोजहद भी की है और ख्यालात का इजहार भी किया है। गिले शिकवे वो करते रहते हैं, वो अपनी जगह। तो मौलाना फजलुर रहमान का इस तरह से आप कहिए खड़े होना और इस इंतशार का होना जो हुकूमती इत्तेहाद में है, एक तरह से देखा जाए तो ये इसको एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक हाइब्रिड प्लस निज़ाम है तो वो एक पेचीदगी है। उसको जब सामने देखते हैं तो फिर अब समझ लेना चाहिए कि वो जो एक अवामी गुस्सा हो जो मौजूदा निज़ाम पे है, या महंगाई से है, या लैक ऑफ गवर्नेंस से है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में पख्तूनख्वा में जो लोगों के शिकवे हैं उनका दबाव है। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं चूँकि उनके इस तरह के वो अपना तासुर ये नहीं देना चाहते कि वो मौजूदा वफाकी हुकूमत के लिए किसी तरह की बैसाखी बन के यानी वो अदम मकबूलियत वो उस अदम मकबूलियत से बचना चाहते। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे मामलात अब रेगुलर मीडिया और सोशल मीडिया के गैर मामूली मुतहरक होने की वजह से अब बहुत सारी बातें जो हैं वो राज नहीं भी रहीं, जिनमें से एक ये है कि पहले यही तरमीम करवाने की तमाम कोशिश वो एक जो लीड लेते हुए नजर आए वो शहबाज शरीफ थे या नून लीग के लोग थे,
जिसके लिए फिर नवाज शरीफ भी लाहौर से रवाना हुए, इस्लामाबाद आए, लेकिन वो मामला नहीं बन सका। और उसके बाद बिलावल भुट्टो एकदम से मुतहरिक होकर सामने आए और उसके बाद उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए, यानी उन्होंने जलसे भी फिर उसी टाइमिंग में रखे, यानी वो सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर डील्स नहीं कर रहे थे, यानी ये नहीं था कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं और किसी और से मिल रहे हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं, फिर अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, यानी उसके साथ साथ उन्होंने अवामी राब्ते को बरकरार रखा, जलसों से खिताब किया और एक मीडिया के सामने, कौम के सामने, और आपने उनका ये किरदार ये चंद हफ्तों से आप देख रहे हैं, खासतौर पर अमरीका से जब से उनकी वापसी हुई है, उससे पहले अगर आप देखें तो खामोशी है, तो वो एक मुतहरिक हुए एकदम, और उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज का देने का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने पब्लिक से एक कनेक्शन का सिलसिला शुरू किया। जैसा मैंने गुजारिश की, अभी आपने देखा कि वो जलसे में गए और उन्होंने वहां पर खिताब किया, फिर वो वहां से वापस आए और इस बात की बाकायदा तशहीर की गई कि वो रात को देर गए, मौलाना फजलुर रहमान के घर वापस गए। तो वो बुनियादी तौर पर साबित क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी या उनका सपोर्ट बेस, जो कि किसी भी सियासतदान का हक है, वो साबित क्या कर रहे हैं बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो ये साबित कर रहे हैं कि वो जवान हैं, वो यूथ के नुमाइंदा हैं और हार्ड वर्क जो है वो यानी करना जानते हैं, और एक ही वक्त में वो लोगों के साथ भी राब्ता रखते हैं, मीडिया के साथ भी राब्ता रखते हैं, और अपनी जो एक पावर पॉलिटिक्स है वो भी करने की अहलियत रखते हैं। और उसके बाद जो ब्रूट फोर्स कहकर उन्होंने कहा कि तरमीम हम मतलब अब करवानी तो फिर हमने मंजूर है, अच्छा है कि इत्तेहादी साथ आ जाएं, लेकिन वरना फिर हम ब्रूट फोर्स से मैं ये करवा दूंगा। तो ये जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, इससे उनके ये मतलब जाहिर है कि बिला वजह नहीं है, ये एक चीज जो स्टैब्लिश हो रही है वो ये है कि फ्यूचर का एक लीडर वो अपने आप को असर्ट करके बता रहा है, डिस्प्ले पे लगाया उसने खुद को, और वो बता रहा है कि मैं इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स भी जानता हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से डील करना भी जानता हूं, मैं तहादियों की इज्जत करना भी जानता हूं, मैं सबको साथ लेके भी चलता हूं, और मैं अवाम से राब्ता भी रखता हूं, मैं सख्त पोजीशन भी लेता हूं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये बता रहे हैं कि मैं तमाम लोगों को साथ रखते हुए एक फाइनल पोजीशन लेकर उस पर स्टैंड लेने की जरूरत भी रखता हूं, जो कि एक लीडर को चाहिए होती है। तो वो बुनियादी तौर पर अपने मार्केट कर रहे हैं अपने आप को, कोई जुर्म नहीं है, हर सियासतदान खुद को मार्केट करता है, इसीलिए करता है। तो वो अब अपनी इस मार पे हैं। रही बात यह कि ये आईनी तरमीम अब पास अगर हो भी जाएगी, मिसाल के तौर पे इस वक्त चूंकि ये सवाल है जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, अभी इस वक्त तो यानी अगर हुकूमत का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड आके सिर्फ 20 घंटे पहले उसने ये कहा है कि आप भी दुआ करें कि आईनी तरमीम पास हो जाए, मैं भी दुआ करता हूं पास हो जाए, तो उसका मतलब है कि अभी भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये पास तो नहीं हुई, लेकिन मैं अगर ये पास हो गई तो उसका सारा क्रेडिट वो बिलावल भुट्टो की कोशिश होगी कि वो अपने सर पे ये सेहरा बांधें और बाकी जो जमातें हैं वो बांधेंगी। इसका क्रेडिट अब कोशिश होगा कि ये नून लीग को ना जाए। ये है, आपने देखा कि पीटीआई को भी इमरान खान से जो उनकी वफ्द की मुलाकात हुई है, वो फैसिलिटेशन जो है वो बिलावल भुट्टो ने करवा के दी है, मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करके या सजेस्ट करके, जिसका मतलब है कि वो ये भी बता रहे हैं लोगों को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, वो बता रहे हैं कि वो यानी उस तरह की अंधी नफरत और अंधेपन का शिकार नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। वो रायबंड भी जाते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ भी जाते हैं, वो मतलब बाकी जगह भी उनके राब्ते हैं और पीटीआई को फैसिलिटेट भी करते हैं, हालांकि उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बिलावल अपने आप में एस्टैब्लिश करके सामने दिखा रहे हैं, और टाइमिंग जाहिर है कि उनका ख्याल यही है कि इस आईनी तरमीम के बाद उनकी कोशिश होगी कि वो जाहिर है मौजूदा निज़ाम के अंदर ही कोई दाव लगाए, वरना ये कि फ्यूचर के लिए अब ये उनकी इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी। इस आईनी तरमीम से पीटीआई को मैं नहीं समझता कि कोई सियासी तौर पर उनके सपोर्ट बेस को बहुत बड़ा धचका लग जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि एक जुडिशरी के अंदर या इंतजामिया के अंदर या यूं कहिए सिस्टम के अंदर उनके चाहने वाले जो हैं वो उनको एक जर्ब पड़ेगी, उन्हें किसी हद तक अरेस्ट किया, ख्वाहिशात को और एडवेंचर्स को अरेस्ट किया जा सकेगा किसी हद तक। लेकिन अगेन ये जो मामला है ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा पीटीआई का नुकसान दरअसल होना है पीटीआई की अपनी ग्रुप बंदी से। वो ऑलरेडी काम शुरू है, तो पार्टी जो उनका इंतशार का शिकार हो गई है, वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है, उसमें मार धाड़ में, अंदरूनी मार धाड़ में वो अपने आप को नुकसान यकीनन पहुंचा चुके हैं और आगे लग यही रहा है कि पहुंचाएंगे। तो पार्टी को नुकसान बुनियादी तौर पर ये लोग पहुंचाएंगे। पाबंदियां वगैरह ज्यादा सियासी मकबूलियत में किसी का वो करती नहीं है, लेकिन अगेन वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि पीटीआई की एक्चुअल स्ट्रेंथ
آخر کار آخری نتیجے میں اس کا لیڈر ہے جو جیل میں بند ہے. یہ سارے لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ ووٹ کو بہت بڑی خراب کر سکیں یا لا سکیں. یعنی اس حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اس آئینی ترمیم سے یس سسٹم میں جو وہ لوگ جو اس ایک طرح کے کہیں وائرس کا شکار ہو وہ جب اپنی ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشنل پاورز کو وہ پاورز جو ان کو نظام نے دی ہیں قانون نے دی ہیں آئین نے دی ہیں وہ ان پاورز کو جب اپنے پولیٹیکل مینز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اریسٹ اگر کیا جا سکے تو یہ سب کے لیے اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے.